हाय एवरीवन। तो आज हम 31 अगस्त 2020 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। सबसे पहली न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस द न्यूज़ आर्टिकल्स। सबसे पहली जो न्यूज़ है, तो अभी से मतलब 1-2 घंटे बाद जीडीपी का जो फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, इसका जो फर्स्ट क्वार्टर का जो डाटा है वो रिलीज़ होगा बाय सीएसओ। ठीक है, सीएसओ क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस। तो ये रिलीज़ करते हैं डाटा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और ये अगर इसकी बॉडी की हम बात करें तो कब मई 2, ठीक है, मई 2 1951 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, मई 2 1951। अभी आपको ये पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जो एनएसएसओ है तो इसको इसके साथ मर्ज करने की भी बात की जा रही थी, है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी जीडीपी का जो डाटा है। फेयर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी डाटा टुडे विल मार्क कोविड इफेक्ट एंड फेज ऑफ रिसेशन। तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तो पहली बार हम ऐसा देखेंगे कि रिसेशन के फेज़ में हमारी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में जा सकती है ना। किसी ने मतलब सारी जो रेटिंग एजेंसी है उन्होंने, किसी ने बोला है कि 10% से ज़्यादा डाउनग्रेड होने की आशंका है, किसी ने बोला है कि 5 to 6% ये जाएगी जीडीपी की ग्रोथ रेट। तो ये हमारा जो है, आरबीआई ने भी बोला था कि जो 2020 से 21 में है तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है, देश की जो ग्रोथ रेट है वो किस में रहेगी, नेगेटिव में ही रहेगी, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में आ सकता है। मेन रीज़न क्या है इसका इतना कॉन्ट्रैक्शन में आने का? क्योंकि कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोविड इफेक्ट की वजह से क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, जिससे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, कुछ भी मतलब ऑपरेट नहीं किया जा रहा था, तो इस वजह से ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है 2021। ठीक है, अब फर्स्ट क्वार्टर, इसमें जैसे 3 क्वार्टर होते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर के ये आंकड़े आएंगे हमारे पास। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में कौन कौन से मंथ अब इंक्लूड होंगे, अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो ये 3 महीने आपको पता है कि इस बीच में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो यहाँ पे ये पूरा डाटा यहाँ पे दिया जाएगा। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब जो भी मार्केट वैल्यू होती है ऑल फाइनल गुड्स। ठीक है, जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो एक कंट्री के अंतर्गत क्या की जाती हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड में वो प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। एंड दूसरी चीज़ ये कि एनएसओ विल रिलीज डाटा, नेशनल स्टैटिकल्स ऑफिस विल रिलीज डाटा फॉर अप्रैल जून मंडे विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द वर्स्ट सिंस इंडिया स्टार्टेड रिपोर्टिंग। हमने जो ये क्वार्टरली ये रिपोर्टिंग करना स्टार्ट की थी डाटा की, वो 1996 से शुरू की थी। और यूके इकोनॉमी अगर हम इस बार की बात करें तो यहाँ पे बिगेस्ट स्लम देखने को मिला है उनके जून क्वार्टर में। ठीक है, जीडीपी अमंग द टॉप 20 ग्लोबल इकोनॉमीज विद अ 21.7% एनुअल कॉन्ट्रैक्शन इन ग्रोथ, इट्स डीपेस्ट रिसेशन ऑन रिकॉर्ड। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे हम देखें आरबीआई जीएसटी की जो मीटिंग हुई, मैकिन्से रिपोर्ट थी ऑन जॉब्स, ऑल पॉइंट टू सीवियर चैलेंज व्हेन द पैंडेमिक कर्व बिगिंस टू फ्लैटन विल बी की टू रिकवरी टू, है ना। तो ये चीज़ है। कोरोना वायरस के केसेस तो यहाँ पे हम देख ही सकते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, और दिल्ली में थोड़ा डिक्लाइन मोड में है। और यहाँ पे जो ये न्यूज़ है, नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर पद्मावती अमंग इंडियाज़ टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डाइज एट 103। तो ये जो है पाइनियर कार्डियोलॉजी एंड अ डॉक्टर विद हार्ट ऑफ गोल्ड, दिस इज़ हाउ द मेडिकल फ्रेटर्निटी रिमेंबर्स 103 ईयर ओल्ड। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि फेमस कार्डियोलॉजिस्ट थी, टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर SI पद्मावती, शी डाइड। एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखते हैं। इन ODF स्टेट टॉयलेट्स मिसिंग इन हाफ ऑफ PMAY हाउसेज सर्वे। ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे जो स्टेट हैं उनको ODF फ्री कर दिया था, है ना, मतलब खुले में शौच से मुक्त, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट कर दिया गया था 2018 में। लेकिन अभी सर्वे में यह आया इसके बाद, जो ये स्कीम थी ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बहुत सारे जो सर्वे हुए थे उसमें किसने किया, कैग ने ऑडिट किया था। ठीक है, ये जो स्कीम था फिजिकल मतलब यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था। तो यहाँ पे बोला गया कि कुछ जो लिस्टेड है कि यहाँ पे ODF फ्री है, वहाँ पे कहीं जगह पे मतलब राजस्थान में क्या नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है,
कोई टॉयलेट्स ही नहीं बने हैं वहाँ पे, है ना, और इस तरह का स्ट्रक्चर है अभी भी, और इसको कंप्लीटेड मतलब बता दिया गया है ऐसा। तो ये CAG का कहना है। इन राजस्थान कंडक्टेड अ फिजिकल वेरिफिकेशन 590 हाउसेज लिस्टेड एज कंप्लीटेड इन 59 ग्राम पंचायत अक्रॉस 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट का ये है। और यहाँ पे जो थी द फाइंडिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड इन रिपोर्ट नंबर 1 ऑफ 2020 जनरल एंड सोशल सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पे हम CAG के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, CAG के बारे में देख लेते हैं कि CAG अथॉरिटी जो पॉलिटी का हमारा एक चैप्टर है कंप्लीट, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये है और क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज चैप्टर 5 अंडर पार्ट 5। ठीक है, द कैग इज मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 to 151। ठीक है, तो इसकी जो हमारे अगर संविधान की बात करें तो 148 जो आर्टिकल है उसमें बोला गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महान्यायवादी लेखा परीक्षक। ठीक है, 151। ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ही इज़ द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको गार्जियन बोला जाता है पब्लिक पर्स का, एंड कंट्रोल्स करता है जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है कंट्री का, बोथ लेवल। ठीक है, सेंटर और स्टेट। तो अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि ये फाइनेंशियल, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीटेड दिखाया हुआ था राजस्थान का, तो इसका मतलब स्टेट का भी करता है, सेंटर का भी करता है। हिज ड्यूटी इज़ टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द लॉज ऑफ पार्लियामेंट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड अपॉइंटमेंट एंड टर्म देखें तो क्या है, क्या किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। एंड ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years। ठीक है, 6 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होता है, और ये 65 साल इनकी मतलब एज 65 years होनी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, 6 years का टर्म, 65 एज। एंड ड्यूटीज़ की बात करें तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ हर स्टेट के, और जो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के, तो वो क्या करता है, उनका ऑडिट और अकाउंट्स का मतलब ऑडिट करता है। ठीक है, CAG audits all expenditure from the contingency fund of India and the public account of India as well as the contingency fund and public account of each state। तो ये जितने भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स, तो ये सारे उनको रेडी करता है। एंड जो ही ascertains and certifies the net proceeds of any tax or duty and his certificate is final on the matter। ठीक है, तो इनका जो सर्टिफिकेट ये देते हैं वो फाइनल होता है उस मैटर पे। एंड ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी करते हैं सबमिट्स, अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। ठीक है, सेंटर के उसमें किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, और स्टेट्स के जो रिपोर्ट होगी वो किसको देंगे, गवर्नर को। हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली। तो 3 जो रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो ये 3 रिपोर्ट जो है कभी भी ये आ जाती, कौन सी 3 रिपोर्ट है जो CAG के द्वारा दी जाती हैं, तो वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंस अकाउंट्स रिपोर्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल 148 में है, आर्टिकल 148 से 151 में, और ही इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एज आबे बॉज आउट। तो आबे जो है, आपको पता है शिंजो आबे जो थे जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, तो अभी उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। ऐसा सबसे पहले 2007 में भी वो अपॉइंट हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या, हेल्थ इशू की वजह से ही तभी भी मतलब रिज़ाइन दिया था। फिर 2012 से वो दोबारा पॉलिटिकल जो पार्टी है, मतलब पॉलिटिक्स है, उसमें आ गए थे। देन ही लिव्स बिहाइंड अ rich legacy, his vision widened Tokyo's horizons and extended a friendly hand to Delhi। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला है कि अभी जो है एक हमारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर, when Japan longest serving prime minister stepped down on Friday citing health reason, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको काफ़ी मतलब स्पीडी रिकवरी, और ये बोला कि जो एबे की जो वॉइस लीडरशिप थी इन डीपनिंग द बिलेटरल पार्टनरशिप, तो वो एंड इंडिया वाज अ वेरी स्पेशल, मतलब इंडिया अपनी जितने भी उन्होंने जब से वो
प्राइम मिनिस्टर बने थे जापान के, तो तब से उन्होंने बार बार मतलब सबसे ज़्यादा जो कंट्री में विज़िट करने वाले थे मतलब जापान के प्राइम मिनिस्टर में से, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विज़िट किया था और इंडियन पार्लियामेंट में इन्होंने एड्रेस भी किया था। तो और इनके अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ही ऑफ्टन रिकॉल्ड हिज मैटरनल ग्रैंडफादर एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नोबुशुके किशी विजिट टू इंडिया इन 1957 एंड द स्पेशल बॉन्ड। ठीक है, तो इनके काफ़ी स्पेशल बॉन्ड थे इंडिया के साथ 1957 से ही, और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ भी। और उसके बाद जो भी मतलब बाद में कुछ बीच में कुछ पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस आए थे, लेकिन जो वाइल दे रिलेशनशिप बिगेन टू इम्प्रूव, है ना। बाकी अब जो जब से मतलब रिलेशनशिप धीरे धीरे क्या हुए, इम्प्रूवमेंट होता गया। इट वॉज आबे हु गेव द बिग बूस्ट, मतलब आबे की वजह से ये चीज़ हुए हैं। इंडिया वॉज एट द हार्ट ऑफ हिज प्लान टू रिस्ट्रक्चर द रीजनल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी ऑर्डर। तो उन्होंने जब 2007 में यहाँ पे लिखा है ना जॉइंट सेशन था, तो इसमें जॉइंट सेशन को इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को एड्रेस किया था व्हेन ही विजिटेड इंडिया इन हिज ब्रीफ फर्स्ट टेन्योर एज द प्राइम मिनिस्टर। एंड इन्होंने जो शेयर्ड ज्योग्राफी है इंडिया एंड जापान की, तो उस पर फोकस किया है इन्होंने। जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सी बोला जाता था ना, पहले एशिया पैसिफिक बोला जाता था, लेकिन बाद में इन्होंने क्या बोल दिया, इंडो पैसिफिक, है ना। तो इंडो पैसिफिक उसे कर दिया था, और बाद में जो ये टर्म था इसको सारी जो इंडिया है और जो दूसरे कंट्रीज़ है, तो इन्होंने भी अडोप्ट किया। ठीक है, इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज। नाउ द इंडो पैसिफिक साइमल्टेनियसली वाइडन टोक्यो ज्योग्राफिकल हॉराइजन टू इंक्लूड द इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन को ऐड करना एंड दिल्ली को इनविटेशन देना, जो भी उनके स्ट्रैटेजिक पोटेंशियल है इन द पैसिफिक ओशन वहाँ पर। एंड इट वाज आल्सो अबे हु फर्स्ट कॉल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कोलेशन ऑफ 4 एशियन डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो 4 जो अभी हम क्वाड ग्रुप ये जो देखते हैं ना, जिसमें कौन कौन है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 हैं इसमें कंट्री। तो इसकी नींव जो इसका फाउंडेशन था वो भी किसने रखा था, शिंजो आबे ने उसी दौरान रख दिया था। ठीक है, एशियन डेमोक्रेसी को एक साथ मतलब कोलेशन उनका बनाना। इन डिफाइनिंग द इंडो पैसिफिक जियोग्राफी एंड डेवलपिंग द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक क्वाड, आबे वॉज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग जापान्स ओन स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड। बिफोर हिम जापान वॉज वाइडली व्यूड एज इकोनॉमिक जायंट बट अ पॉलिटिकल पिग्मी। तो उनकी लीडरशिप में जो एशिया में मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जितनी अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारे जो यूएस का रीजनल रोल था वहाँ पे, तो उससे और चाइनीज़ असर्शन की भी वजह से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब अपनी लीडरशिप को रिक्लेम भी किया। एंड अवेज जापान हैज़ बिकम एन एक्टिव चैम्पियन ऑफ रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक ऑर्डर दैट कैन सर्वाइव द करंट टेक्टोनिक शिफ्ट इन द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ बोला है। फिर 2006-2007 में इनका काफ़ी शॉर्ट टर्म रहा था ना, शॉर्ट फर्स्ट टर्म था, ये 1 ही साल तक का था। एंड हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ही था अभी भी जो लॉन्ग सेकंड रन है 2012 से 2020 तक। ठीक है, और ही विल बी रिमेंबर्ड एज फॉर लॉन्ग एज द मैन हु मूव्ड पोस्ट टुवर्ड जापान आउट ऑफ इट्स डिफेंसिव कंफर्ट जोन अंडर द अमेरिकन शैडो, और जो भी एशिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी, तो ये चीज़ बोला गया है ना। अब देखो मतलब अभी जब तक कोई भी कंट्री क्या रहती है, वहाँ का जो लीडर होता है वो अगर पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है, वन ही इज़ स्टेबल, तो क्या होता है उसके जो आसपास की कंट्रीज़ रहती हैं उसको भी मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। लेकिन अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में आती है, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो या फिर हमारे क्या हो, मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से अगर हम ईस्टर्न साइड में जापान और कोरिया वगैरह अगर जाएं, तो उसका हम पे मतलब हमारे इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि डेंजर्स क्या है, बिकॉज ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, स्ट्रैटेजिक पैसिविटी की तरह जा रही है। तो ये थोड़ा सा मतलब सोचने वाला होगा। दैट इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया एंड पॉलिटिकल एम्बिवलेंस प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम सीजिंग द फुल रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी दैट द जापानीज लीडर हैड ओपनड अप फॉर द बिलैटरल पार्टनरशिप। लेकिन अभी हमारे बीच में जो सबमिट होने वाली थी इंडिया और जापान की, तो वो होगी ही आगे भी। और एक हमारे बीच में जैसे न्यूक्लियर डील थी, तो 2016 में ये शिंजो आबे के ही जो एफर्ट्स है उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था, है ना। तो हमारे न्यूक्लियर पैक्ट भी हुए थे 2016 में। और एक ACSA, एक क्या है, ACSA एक हुआ है, ACSA। ठीक है, ACSA मतलब क्या था कि एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसेज एग्रीमेंट ये था। ठीक है, इसमें ये था कि जो मिलिट्री बेस है, जापानीज़ मिलिट्री बेस है कहाँ पे, आपने जिबूती का नाम सुना होगा। जिबूती एक इथोपिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाली कंट्रीज़ है वहाँ पे ये लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो यहाँ पे जापान का मिलिट्री बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एक्ट मतलब होता है तो हमें इंडियन नेवी को क्या मिलेगा, इस बेस में, मिलिट्री बेस में एक्सेस मिल जाएगा।
और इससे बदले में क्या मिलेगा, जापान को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स है इंडिया एंड जापान की रिलेशनशिप में। यहाँ पे जो आर्टिकल है आत्मनिर्भर चाइना, तो अभी तक हमने आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात की है, आज हम आत्मनिर्भर चाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर चाइना ये प्राइम मिनिस्टर के बाद इन्होंने मतलब ये बोलना स्टार्ट किया है। इवन मई से जब इनकी अप्रैल मई से इनकी मीटिंग हो रही थी पोलिट ब्यूरो की, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत पोलिट ब्यूरो आता है, तो उसकी मीटिंग में ही ये टर्म इन्होंने दिया था ऑफ डुअल सर्कुलेशन, ठीक है। चाइना स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस अंडर लेबल ऑफ डुअल सर्कुलेशन हैज़ बीन शार्पन्ड बाय द पेंडेमिक, ठीक है। तो डुअल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा सोचने में, लेकिन मैं एक सिंपल भाषा में आपको बता देती हूँ कि क्या होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली मीन्स कि डुअल सर्कुलेशन की मतलब अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना की स्ट्रैटेजी ये हो गई है कि वो मतलब उनको जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण कि उसमें वो ये सोच रहे हैं कि कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो वर्ल्ड को मतलब लीड कर सके, है ना। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, जब तक है मतलब जब तक यूएसए पावर में है, उसकी टेक्नोलॉजी मतलब उसको जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड में थोड़ा यूएस आगे है, तो वो क्या करते जितना मतलब जब तक उनको एडवांटेज उनको गेन हो रहे हैं चाइनीज़ को, तो तब तक वो क्या करेंगे, इंटरनेशनल जो अग्रीमेंट है वो सब भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करेंगे, जो अपना कंजम्पशन साइड है, जो अपना डोमेस्टिक प्रोड्यूस है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये डुअल सर्कुलेशन ये हो रहा है कि साइमल्टेनियसली क्या करना है, अपना जो मतलब डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है उसको भी बढ़ाना है। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, जो इनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो स्ट्रैटेजी थी, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इनका चाइना का ऐसा कहना था कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, सक्सेसफुल होती हैं। लेकिन अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हमने चलो ठीक है OBOR जो था, जिसको आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं, तो इससे हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड बहुत सारी कंट्रीज़ में कर चुके हैं, है ना। चाहे वो यहाँ पे जैसे बहुत सारे रीजन में हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, हर जगह हम्बनटोटा पोर्ट ये बना रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैसिव इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती हैं कि वो मतलब डेट क्राइसिस में चली जाती हैं, तो उसको फिर जो लोन होता है, लोन रिपेमेंट की, तो फिर इनको बात ही नहीं कर पाते। मतलब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के बाद, मैसिव इन्वेस्टमेंट करने के बाद चाइना को उससे ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लग रहा है ना। तो इससे ये क्या कर रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि कुछ इतना तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको लोन रिपेमेंट वगैरह तो मिल नहीं पाएगा, और साथ में जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत सारे कंट्रीज़ के आपस में डिस्प्यूट है, तो वो पेंडिंग हो जा रहे हैं। तो इस वजह से हम जो अपना जो शिफ्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जगह पे क्या करें, उसको हम डाइवर्ट कर दें, जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है ना, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन की जगह पे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पे, जो मेड इन चाइना 2025 है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो दैट इज़ नोन एज डुअल सर्कुलेशन। तो यही इसका जिस्ट था आर्टिकल का पूरा, कि क्या वो करना चाह रहा है। एंड देख लेते हैं यहाँ पे, देर इज़ अ रियलाइजेशन दैट, अब आपको आर्टिकल पढ़ के समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या चीज़। देर इज़ अ रियलाइजेशन दैट द US China confrontation is structural and likely to persist irrespective of who occupies the White House next year. There is also an acknowledgement that the global economic environment will become progressively less conducive to free trade and capital and technology flows. China would therefore have to rely more on domestic drivers of growth, ठीक है, क्योंकि पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई है ग्लोबल सप्लाई चेन। वन चाइनीज कमेंट्री अर्ज दैट द न्यू स्ट्रैटेजी शुड बी द अप्रोच विद द माइंडसेट ऑफ फाइटिंग अ प्रोटेक्टेड वॉर। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या था। चाइना हैज़ बीन द चीफ बेनिफिशरी, है ना, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है चाइना को ही मिले हैं वो ग्लोबलाइजेशन के 1990 से, कोल्ड वॉर के बाद से भी। और इसको क्या बोलते हैं, इट बिकेम एन एक्सपोर्ट पावर हाउस लेवरेजिंग इट्स एक्सेस टू द लार्ज कंज्यूमिंग मार्केट। US, यूरोप, जापान, हर जगह उन्होंने अपना एक्सपोर्ट किया। इवन कोविड-19 में भी आपको देखने को मिला कि अपना वो जो डिजीज़ था उसको जल्दी से टैकल करके अपने एरिया में उन्होंने सीधा जो अपनी एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट वाली जो स्ट्रैटेजी थी वही अपनाई है ना। PPE किट और जो फार्मास्यूटिकल, मतलब बहुत सारे जो क्रिटिकल हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे उन्होंने क्या किए, एक्सपोर्ट किए। और
ये चीज़ बोला गया है कि इट हैज़ बीन पर्टिकुलरली हर्ट बाय अमेरिका डिनाइंग चाइनीज़ कंपनीज एक्सेस। तो ये जो अमेरिका ने उनको, जो भी चाइनीज़ कंपनी है तो वहाँ की अमेरिकन कंपनीज़ में डिनाइड कर दिया है आने से, तो इस वजह से वो थोड़ा हर्ट है। ड्यूरिंग द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स द यूएस चाइना ट्रेड वॉर हैज़ इंटेंसिफाइड एंड चाइना हैज़ ऑल्सो फेस्ड हेडविंड्स इन इट्स इकोनॉमिक रिलेशन विद यूरोप एंड जापान। ठीक है, तो जापान और यूरोप के साथ भी उनके अगर इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो वो बहुत ही मतलब कुछ खास नहीं है। एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप इज़ बीइंग डिसरप्टेड। ठीक है, कैसे डिसरप्ट हुई है इकोनॉमिक रिलेशनशिप? बाय शार्पनिंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन एंड डिकपलिंग ऑफ द यूएस चाइनीज इकोनॉमीज इज़ अ रियलिटी, दो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ फार दिस विल गो। तो इसमें मतलब पता नहीं है कि कहाँ तक ये जाएगा। तो अभी जो चाइना है, मतलब इस पेंडेमिक ने ये रियलाइज़ कराया है कंट्रीज़ को कि जो चाइना पे कितना ज़्यादा डिपेंड हो गई हैं कंट्रीज़, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन की बात हो या फिर क्रिटिकल हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात हो या फार्मास्यूटिकल की बात हो। ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स फैसिलिटी है, रिजाइलेंस है एज अगेंस्ट एफिशिएंसी, तो सब लोग हैं चाइना पे डिपेंड होते जा रहे हैं। द शिफ्ट इज इकोनॉमिक परस्पेक्टिव इज पेरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। वी हैव अनाउंस्ड आत्मनिर्भर भारत टू सिग्नल अ रिन्यूड स्ट्रेस ऑन सेल्फ रिलायंस। तो हमने मतलब आत्मनिर्भर भारत की बात की है, लेकिन जैसे चाइना ने मतलब इसको जो अपने मतलब रिफॉर्म्स जो अपनाए थे, जिस जिस तरह से उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए, तो उस तरह से इंडिया ने मतलब कोई भी ऐसा इंटरनेशनल अपना फेवरेबल जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट था टू डेवलप अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, इंडिया ने इसको यूज़ नहीं किया। और जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो डिसेलरेट होती रही, और अभी स्लो डाउन मतलब पैंडमिक की वजह से ये अनेबल हो गई है इसको पिकअप करना। इट इज़ अनलाइकली दैट ग्लोबलाइजेशन विल फाइंड मैनी चैम्पियंस इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। May 14 में ये पोलित ब्यूरो ने ये वर्ड अनाउंस किया था। ठीक है, डुअल सर्कुलेशन, बस इसका मतलब यही है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को भी क्या करना है, साथ के साथ वो बढ़ाना चाहते हैं अपना, और ताकि उनकी डिपेंडेंसी ना रहे, है ना, इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी ऐसा ग्लोबल प्लेयर नहीं रह गया है कि जो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। तो यही चीज़ है। एंड हाँ, तो इस आर्टिकल में बस यही था। और जो नेक्स्ट है डिमांड एंड सप्लाई, तो यहाँ पे आरबीआई गवर्नर जो है उन्होंने बोला है कि जो बैंकर्स हैं पॉइंट टू लैक ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट। मतलब ये बोल रहे हैं कि रिस्क अवर्स से आप मतलब क्या करो, बचो, है ना, कि जोखिम से बचो। लेकिन यहाँ पे जो बैंकर्स है वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम रियल नहीं है, बल्कि क्या है, जो लैक ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट ही नहीं आ रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, व्हाट कैन द आरबीआई डू? अ मेजर रीज़न वाई बैंक्स आरंट मेकिंग फ्रेश लोन इज अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग लोन्स है, क्योंकि वही अभी उनके पूरे नहीं हुए हैं, तो इस वजह से ये अनसर्टेनिटी है, कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से। तो यही सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, और इतना ही इम्पॉर्टेंट था। बाकी जब जीडीपी का जो डाटा आ जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या मतलब उसमें है और किस तरह से, मतलब यहाँ पे बस ये देख सकते हैं ना, एनएसओ डाटा, बिकॉज इट विल प्रोवाइड द फर्स्ट बेंचमार्क ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक डिसरप्टेड एंड फोर्स द कंट्री इनटू वाइड स्प्रेड एंड रिपीटेड लॉकडाउन्स। तो ये है, एनएसओ के द्वारा निकाला जाएगा। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है ना। जीडीपी एस्टिमेट फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल में जून का होगा करंट फाइनेंशियल, तो वही सारी चीज़ें हैं। और ये देखेंगे हम, तो यहाँ पे एजम्पशन दिए गए हैं कि आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अकॉर्डिंग क्या है, मैकिन्से जो रिपोर्ट आई थी, मैकिन्से एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स जो थी नीति आयोग ने जो लॉन्च की थी, ठीक है, इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को लेके कि एक्सपोर्ट, हमने पढ़ा था कि गुजरात जो था सबसे टॉप परफॉर्मेंस में था, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बट देयर वाज वन लैंड लॉक्ड स्टेट दैट मैनेज टू स्नीक इनटू द टॉप 5 लिस्ट, इट वाज राजस्थान। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट। बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज़ में एक तो जापान से रिलेटेड है, बाकी यूएस में डिसरप्शन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, है ना, डेडली शूटिंग आफ्टर सपोर्टर्स प्रोटेस्टर क्लैश, प्रो ट्रम्प रैली विद हंड्रेड्स ऑफ ट्रक पैसेस थ्रू सिटी। तो वायलेंस हो रहा है पोर्टलैंड में, 1 मैन शॉट डेड। और इसके अलावा और क्या है, मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ में जो इंडिया ने पुल आउट कर लिया, एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी रशिया की, है ना, जो सितंबर में होनी थी, जिसका नाम क्या है, कवकास 2020, क्योंकि यहाँ पे जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी ट्रूप्स थे वो भी आने थे यहाँ पे, है ना, कवकास, KAVKAZ इसका नाम था। तो ये है, तो दैट इज़ इट फॉर द डे एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।